इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू करते हैं और हम प्रोजेक्टाइल की लिए कुछ और फार्मूलाज ड्राइव करते हैं जिनमें टाइम ऑफ फ्लाइट है, उस प्रोजेक्टाइल की रेंज है और उसकी मैक्सिमम हाइट है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्रोजेक्टाइल जिस तरह का पाथ फॉलो करता है, यानी जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री थी वो कुछ इस तरह की आई थी। अगर हम उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्राइव करें उस ट्रेजेक्ट्री को, तो वो ये ट्रेजेक्ट्री थी और ये पाथ जो है ये पैराबोला कहलाता है। हमने ये इस कंडीशन के अंडर ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई से थ्रो करते हैं एंड इट मेक्स सम एंगल फाई आई विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन आफ्टर इट्स लॉन्च इट विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ विच इज़ कॉल्ड पैराबोला, और हमने इसकी इक्वेशन ड्राइव की थी। आज हम इसके लिए मज़ीद कुछ और क्वांटिटीज़ ड्राइव करने वाले हैं और उनमें से जो पहली है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप यूँ डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो सारा टाइम है जिस दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम देखें तो हमने प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से फायर किया था जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, और ओरिजिन से जब ये ऊपर गया था तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ वापस इस फाइनल पॉइंट पे ये आके ग्राउंड से दोबारा टकरा जाता है। तो इस ओरिजिन से लेके दोबारा इस ग्राउंड तक आके टकराने में ये जितना टाइम लेता है ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। द टोटल टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोजेक्टाइल वाज इन मोशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसकी इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं, और इसकी इक्वेशन मैथमेटिकली ड्राइव करने के लिए अगेन हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन की तरफ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ड्राइव करने के, तो हमारी चॉइस है कि हम कौन सा यूज़ करते हैं। और जो मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो जो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी उसको हमने लिखा था डेल्टा वाई इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी माइनस हाफ जी टाइम्स टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वर्टिकल एक्सिस, और इसलिए मैंने डेल्टा वाई की फॉर्म में लिखा है। मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली सेकंड इक्वेशन नहीं लिख रहा, और वो अभी पता चल जाएगा कि मैं वो क्यों नहीं यूज़ कर रहा और ये क्यों यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर हम इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट से लॉन्च किया जाता है बिल्कुल वो उसी लेवल पे दोबारा वापस आ जाता है जब वो ग्राउंड से टकराता है। यानी इस दौरान चूँकि हमने इसको ओरिजिन से लॉन्च किया है तो जो इसका वाई आई है वो ज़ीरो है, यानी जो इसकी इनिशियल पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस वो ज़ीरो है। और अगर हम देखें तो जो वाई एफ है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि वाई एफ जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है प्रोजेक्टाइल का फ्रॉम ओरिजिन। और अगर हम इस डायग्राम में गौर करें तो चूँकि वो फाइनली इस पॉइंट के ऊपर आता है और हमने वर्टिकल डिस्टेंस लेना है यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस लेना है, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस भी ज़ीरो है, यानी ये उसी लेवल पे मौजूद है जिस लेवल पे हमारा ओरिजिन है। तो वाई आई भी ज़ीरो है, वाई एफ भी ज़ीरो है, तो यहाँ से हमें फिल फॉर जो डेल्टा वाई है जो इक्वल होता है वाई एफ माइनस वाई आई के, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, और चूँकि मैं इस पूरी मोशन में जो वाई आई और वाई एफ ले रहा हूँ उस दौरान प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से स्टार्ट करके अपने फाइनल जो उसका टारगेट है उस पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो इस दौरान वो इस मोशन में जितना टाइम लेता है इसी चीज़ को तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा है कि वो टाइम जिस दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। इसका मतलब है कि ये जो टी आ रहा है इस इक्वेशन में ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब हम इसको स्मॉल टी की बजाय क्या लिख लेते हैं, कैपिटल टी लिख लेते हैं, जो हमें ये बताएगा कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है जो वर्टिकल एक्सिस की इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बन जाएगी ज़ीरो इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स कैपिटल टी, क्योंकि अब इसको मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट कहा है, माइनस 1/2
जी टाइम्स कैपिटल टी स्क्वायर। और अगर हम इस इक्वेशन को टी से डिवाइड कर दें थ्रू आउट तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास ज़ीरो ही रहेगा, लेकिन राइट साइड अब बन जाएगी वी आई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 2 जी टाइम्स टी, और इधर से हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 जी टाइम्स टी इक्वल आ जाएगा वी आई वाई के। और ये चूँकि वेलोसिटी के का वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये इक्वल होगा वी आई साइन ऑफ इनिशियल एंगल विच इज़ फाई आई। तो अब हम इस इक्वेशन को जी बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे रह जाएगा टी और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 वी आई साइन फाई आई डिवाइड बाई जी। और ये जो फार्मूला है ये अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया है। ठीक है, तो इस फार्मूला में अगर हम देखें तो जिन फैक्टर्स के ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी है। आप उसको इनिशियल वेलोसिटी कह लें और साथ में ये कह लें कि वो इनिशियल जो एंगल बनाती है वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, या फिर यूं कह लें कि वो वर्टिकल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी इसी फार्मूला को हम यूं भी लिख सकते थे इक्वल्स 2 वी आई वाई डिवाइड बाई जी। ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट का ही फार्मूला है। ठीक है, तो अगर अब इसमें हम देखें तो हमें यूं लगता है कि जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो वी आई वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है प्योरली, यानी वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट जो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको दोनों फॉर्म्स में देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट वाली फॉर्म है इसमें आप यूं कह लें कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वी आई ले लें तो फिर ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस एंगल के ऊपर लॉन्च किया है। और अगर आप सिंपली इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ले लेते हैं तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसकी कितनी वेलोसिटी है। जो दूसरा फार्मूला मैं प्रोजेक्टाइल के लिए ड्राइव करना चाहता हूँ वो उसकी हाइट है कि एक दफ़ा आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो वो कितनी बुलंदी तक जाता है, कितनी हाइट वो गेन करता है। तो इसी डायग्राम में ये जो मैंने ऊपर ड्रॉ की है इस डायग्राम में अगर हम गौर करें तो जिस हाइट तक प्रोजेक्टाइल पहुँचता है वो ये वाली हाइट है, उसका ग्राउंड लेवल से लेके जितनी वो मैक्सिमम बुलंदी तक जाता है ये जो फासला है ये हाइट कहलाता है। और देखें तो ये फासला जो है ये प्योरली वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग है, क्योंकि जब हम हाइट की बात करते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो ऊंचाई की तरफ जा रहा है, विच मीन्स कि वर्टिकल एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो अब हमने इस हाइट का फार्मूला ड्राइव करना है और अगेन हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम न्यूटन की जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं उनमें से कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करना चाहते हैं। तो इस केस में जो इक्वेशन मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करें तो वो इक्वेशन थी हमारे पास -2g डेल्टा y इक्वल्स वी एफ वाई स्क्वेयर्ड माइनस वी आई वाई स्क्वेयर। इसमें अगर आपको अगेन ये नज़र आ गया है कि लेफ़्ट साइड पे मैंने माइनस क्यों लगाया है, तो ये माइनस साइन उस सिनेरियो में है अगेन जिस सिनेरियो में हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं। हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन किया है। और जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह डिफाइन करते हैं तो फिर जो जी होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल एक्सेलरेशन, वो माइनस जी के इक्वल आता है और इसलिए ये माइनस साइन है इस इक्वेशन में। और अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उस वक्त जो जी है या जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के इक्वल होता है। तो अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, चूँकि ये इक्वेशन जो है ये वाई एक्सिस की इक्वेशन है। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे कल हमने देखा था कि इस पॉइंट के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है यानी वी एफ वाई वो ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी इस पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है। लेट मी एक्चुअली गो बैक एंड शो यू कि हमने इसको कहाँ प्रूफ किया था। और ये इक्वेशन हमने प्रूफ की थी यहाँ पे जी। अगर आप इस फार्मूला में देखें तो इस फार्मूला में जब मैंने कहा था कि जी टी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा तो फिर जो वी एफ वाई है वो ज़ीरो आ जाएगी।
और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वो पॉइंट है जिसमें हमारा प्रोजेक्टाइल जो है उसने मज़ीद ऊपर जाना बंद कर दिया, यानी वो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के रुक गया है, और ये वही मैक्सिमम हाइट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंच के मोमेंटरली रुकता है तो ये वाली वैल्यू जो है VFY ये ज़ीरो आ जाती है, और हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो आता है -2G डेल्टा Y इक्वल्स -VIY स्क्वायर। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो डेल्टा y है वो हमें पता है किसके इक्वल होता है, YF माइनस YI के। लेकिन हमने जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया है इस डायग्राम में अगर हम देखें तो वो उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं। तो इसका मतलब है YI जो है वो ज़ीरो है, और YF जो है वो फाइनल मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा प्रोजेक्टाइल कवर करता है, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या है, YF। और अगर आप गौर करें तो इसी YF को हमने क्या कहा है कि ये प्रोजेक्टाइल की हाइट है। तो YI ज़ीरो है और YF जो है वो किसके बराबर है, H के बराबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा H माइनस ज़ीरो इक्वल्स H। तो जो डेल्टा Y है इस केस में वो H के इक्वल है, जो हमारे पास इस सिनेरियो में वो हाइट है जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है मैक्सिमम हाइट। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा 2GH इक्वल्स VIY स्क्वायर्ड, और यहाँ से हमारे पास H का फार्मूला आ जाएगा VIY स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। सही है। तो अगेन जो हाइट है वो भी इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। वो इसका मतलब है कि इस इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो जो प्रोजेक्टाइल है वो उतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाएगा। यानी एक दफ़ा जब आपने एंगल फिक्स कर लिया तो प्रोजेक्टाइल ज़्यादा हाइट पे जाएगा अगर आप उसको वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा देंगे, और वो कम हाइट पे जाएगा अगर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कम है। तो अगर VIY को हम एक्सप्लिसिटली खोल के लिखें तो ये बन सकता है, बन जाएगा VI स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड फाई आई जो इनिशियल एंगल था डिवाइड बाई 2G। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हाइट का फार्मूला आ गया कि वो कितनी बुलंदी पे जाएगा। और इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस, लेट मी ट्राई टू मेक अ डायग्राम एंड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट कि ये कैसे हमें दे रहा है हाइट। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह डिफाइन करूं कि अगेन जैसे मैं पहले करता आया हूं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो हमने कहा है कि वेलोसिटी का जितना ज़्यादा इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि या तो हमारे पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा होना चाहिए, या फिर उसकी जो एंगल है वो डिसाइड करेगा कि हम एंगल जो है वो, चूँकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 90 पे होती है जो कि 1 है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल फाई आई जितना ज़्यादा होगा, जैसे जैसे ये 90 के करीब जाएगा हाइट ज़्यादा आती जाएगी हमारे पास। एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। कैसे ये सेंस बनाता है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ये VI है, ठीक है, और ये एंगल है जो ये बनाता है विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। और आप देख सकते हैं, आप एक और वेक्टर ड्रॉ करें, फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक और वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी का, इसको भी मैं VI कहता हूँ, और ये जो एंगल बनाता है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेट्स कॉल दिस एंगल थीटा। अब आप इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स से देख सकते हैं कि जो येलो वेलोसिटी वेक्टर है वो जो एंगल फाई बना रहा है वो कम है थीटा से। और आप इसको कंपोनेंट्स में भी रिजॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप इस येलो वेलोसिटी वेक्टर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये इसका y कंपोनेंट बनेगा, यानी ये VIY बनेगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बनेगा, VIX। तो आप देख सकते हैं कि जो VIX कंपोनेंट है उसकी लेंथ ज़्यादा है, और जो VIY कंपोनेंट है ये वाला, इसकी लेंथ कम है। अब अगर हम ये जो ग्रीन वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा VIY,
और जो ये वाला कंपोनेंट है ये बनेगा वी आई एक्स। तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट है उसकी लेंथ कम है जबकि वाई कंपोनेंट की लेंथ ज़्यादा है। और अगर आप गौर करें तो इस ग्रीन वेक्टर के केस में, ग्रीन वेलोसिटी वेक्टर के केस में जो एंगल थीटा है वो ज़्यादा है। और यही बात मैंने की है कि आप वेलोसिटी वेक्टर को जितने ज़्यादा एंगल पे फेंकेंगे, एंगल जो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसकी हाइट जो है वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वो मैक्सिमम कब होगी, जब आप उसको बिल्कुल इस वर्टिकल वाई एक्सिस के करीब करीब फेंकेंगे, यानी 89 डिग्री पे फेंकेंगे या 90 पे फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाएगा। तो ये फार्मूला जो है ये ज्योमेट्रिकली भी सेंस बनाता है कि उसकी हाइट का फार्मूला यही आना चाहिए। जो तीसरा फार्मूला मैं ड्राइव करना चाहता हूँ प्रोजेक्टाइल के लिए वो उसकी रेंज का है। और रेंज को हम डिफाइन करते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कवर करता है। तो रेंज को हम डिफाइन करते हैं कि ये वो डिस्टेंस है जो कोई भी प्रोजेक्टाइल कवर करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो ये एक्स एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल को हमने इस पॉइंट से लॉन्च किया है, ये जो पॉइंट ओ है, और ये दोबारा इस पॉइंट के ऊपर प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से दोबारा टकरा गया है जिसको मैंने पॉइंट पी कहा है। तो ये जो फासला है जो इस पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक का है, इस फासले को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। और देखें तो यही रेंज जो है यही वो डिस्टेंस है एक्स, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ओरिजिन के ऊपर जो एक्स आई है वो 0 है और इस पॉइंट के ऊपर जो एक्स एफ है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यानी ओरिजिन से लेके पॉइंट पी तक का टोटल फासला। और यही जो एक्स एफ है यही हमारे पास क्या है, रेंज है प्रोजेक्टाइल की। तो हमने इस रेंज का फार्मूला ड्राइव करना है। और रेंज का फार्मूला ड्राइव करना कदरे ईजी है क्योंकि चूँकि हम प्योरली डिस्टेंस ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ, तो हम सिंपली वो जो बेसिक फार्मूला था न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन में, यानी डेल्टा एक्स इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स टी, इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डेल्टा एक्स हम देख चुके हैं, डेल्टा एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, एक्स एफ माइनस एक्स आई, और एक्स एफ जो है वो x के बराबर है और जो एक्स आई है वो 0 के बराबर है। और इसी x को हमने क्या कहा है, r का नाम दिया है कि ये प्रोजेक्टाइल की रेंज है। तो यहाँ से जो डेल्टा x है वो प्रोजेक्टाइल की रेंज के बराबर है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो वो चीज़ है जो हम प्रोजेक्टाइल को दे रहे होते हैं, वो तो हमें पता है। तो अब रह जाता है कि ये t जो है ये क्या चीज़ है, ये टाइम है जो प्रोजेक्टाइल लेता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में। और अगर हम इस टाइम के ऊपर गौर करें तो ये बिल्कुल वही टाइम है जिस दौरान ये प्रोजेक्टाइल मोशन में था, और इसी टाइम को ऊपर हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल टी का नाम दिया था। तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला है ये बन जाता है आर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल्स वी आई एक्स टाइम्स कैपिटल टी, जो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, वो यूज़ कर सकते हैं हम। और ये फार्मूला हमने निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट का 2vi टाइम्स साइन फाई आई डिवाइड बाई जी। अगर हम इस फार्मूला को इस रेंज के फार्मूला में यूज़ करें तो हमारे पास ये बन जाएगा vi(x) जो इक्वल होता है vi कोसाइन फाई आई, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो है 2vi साइन फाई आई डिवाइड बाई जी। तो अगर हम इसको अब कंबाइन करें तो ये बन जाएगा vi स्क्वेयर्ड 2 साइन फाई आई कोसाइन फाई आई डिवाइड बाई जी। और ये जो 2 साइन फाई आई कोसाइन फाई आई है, अगर आपको मैट्रिक की ट्रिग्नोमेट्री याद है तो ये इक्वल होता है साइन ऑफ 2 फाई आई। ये हम चीज़ पहले जानते हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा vi स्क्वेयर्ड इंटू साइन ऑफ 2 फाई आई डिवाइड बाई जी। तो ये हमारे पास फार्मूला आया है प्रोजेक्टाइल की रेंज का, कि प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट से लॉन्च किया गया है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये कितना दूर जाके गिरेगा, वो ये फार्मूला है।
जो अगेन उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाई आई के ऊपर डिपेंड कर रहा। तो आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी, ये सारे के सारे फार्मूले इनिशियल एंगल और इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और यही तो हमारा गोल था कि इन फार्मूलाज को हम उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख सकें जो क्वांटिटीज़ हमें पता हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो यही होता है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर, तो गोल आपका क्या होता है कि आप एक जनरल फार्मूला उन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख सकें जो क्वांटिटीज़ हमें पता है। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी आ जाती है फार्मूला में जो हमें पता नहीं है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक क्वांटिटी का हमें पता ही नहीं है। और यही हमारा गोल था, तो हमने इसको नॉन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रेंज होगी वो किस एंगल के ऊपर होगी। मैंने अभी आपको बताया कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और वो 90 डिग्री के ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन का 2 टाइम्स एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं फाई आई को 45 लूँ, तो ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 90, और साइन 91 होता है। तो जो मैक्सिमम रेंज आएगी, यानी अगर मैं आर मैक्सिमम लेना चाहता हूँ, आर मैक्सिमम वो किसके बराबर होगा, वी आई टाइम्स वी आई स्क्वेयर्ड डिवाइड बाई जी। और ये किस एंगल के ऊपर होगी, ये 45 डिग्री के ऊपर होगी। फॉर फाई आई इक्वल्स 45 डिग्रीज, क्योंकि जब मैं फाई आई को 45 पुट करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर उसको 90 करेगा, और साइन ऑफ 90 जो है वो 1 होता है, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी इस फार्मूला से आती है, इस वाले फार्मूला से रेंज के, और वो ये है कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री से, लेट मी एक्चुअली चेंज द कलर। तो हमें पता है कि जो साइन ऑफ थीटा है वो इक्वल होता है कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। दूसरे अल्फाज में साइन थीटा जो है वो कोसाइन 90 माइनस थीटा होता है। यानी अगर हम थीटा को 30 ले लें, फॉर थीटा इक्वल्स 30, तो ये फार्मूला हमें क्या देगा, साइन 30 इक्वल्स कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 90 होता है माइनस 30, जो कि कोसाइन 60 के बराबर आता है। ये फार्मूला हमें ये बताता है कि जो वैल्यू साइन ऑफ 30 डिग्री की होती है वही वैल्यू कोसाइन ऑफ 60 की होती है, और ये 1/2 के बराबर होती है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला रेंज के लिए, इसी फार्मूले को हम कोसाइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये फार्मूला बन जाएगा आर इक्वल्स वी आई स्क्वेयर्ड बाई जी कोसाइन ऑफ 90 माइनस 2 टाइम्स फाई आई, क्योंकि जो हमारे पास थीटा है ओरिजिनल फार्मूला में, इस फार्मूला में वो 2 टाइम्स फाई आई के बराबर है। तो मैंने इस फार्मूला में जो थीटा था, ये वाला थीटा जो था, इसको क्या कर दिया है, 2 टाइम्स फाई आई लिख दिया है। ठीक है, तो रेंज का हमारे पास ये वाला फार्मूला भी बनता है। इसका मतलब है कि अब अगर मैं फाई आई को 15 डिग्री लेता हूं, तो ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 30, और 90 माइनस 30 क्या होता है 60। तो ये कोसाइन 60 जो है वो बिल्कुल वही वैल्यू देगा जो साइन 30 देता है। तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला किसके बराबर है, ये इक्वल आएगा आर इक्वल्स वी आई स्क्वेयर्ड बाई जी साइन ऑफ 2 फाई आई। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के साथ, और इन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। थीटा और फाई जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी हर 2 एंगल्स, यहाँ से मैं इसको यूं लिख देता हूँ, थीटा प्लस फाई इक्वल्स 90, ये जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कि यानी जब भी आपके पास 2 ऐसे एंगल होंगे जिनका सम 90 के बराबर होगा, तो उनके लिए जो रेंज है वो एक जैसी आएगी। मिसाल के तौर पे
अगर आप थीटा को 30 लेते हैं और फाई को 60 लेते हैं, तो अगर आप रेंज के इस फार्मूला में जो हमने ड्राइव किया है, ये वाला फार्मूला जो है, अगर आप रेंज के इस फार्मूला में 60 और 30 यूज़ करते हैं तो आपके पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यानी एक प्रोजेक्टाइल की रेंज जो है वो, जो अगर प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री पे फेंका जाए और 60 डिग्री पे फेंका जाए तो वो सेम वैल्यू देता है रेंज की। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करें तो अगर ये हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इधर ओरिजिन से हमने उसको लॉन्च किया है, तो पहला प्रोजेक्टाइल अगर 30 डिग्री के ऊपर लॉन्च किया जाता है, लेट दिस बी 30, और उसकी रेंज ये बनती है 30 डिग्री वाले के लिए उसकी रेंज बनती है ये R, और दूसरा प्रोजेक्टाइल अगर 60 डिग्री पर लॉन्च किया जाता है यानी इस डायरेक्शन में, तो इस प्रोजेक्टाइल की भी जो रेंज बनेगी वो बिल्कुल यही बनेगी। इसको अगर मैं R पैरा प्राइम कह दूं तो ये जो R और R प्राइम है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो दोनों की जो रेंज है 60 और 30 डिग्री पे फेंके जाने वाले प्रोजेक्टाइल की वो बराबर होती है। इन एंगल्स को आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो हमने फार्मूलाज ड्राइव कर लिए इन तीनों के। अब इनके रिलेटेड हमें एग्जाम्पल करने की भी ज़रूरत है। तो लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस फार्मूलाज दैट वी हैव ड्रिवन। I want to solve this example, and this is exercise 19 of the book of Halliday, Resnick and Crane, chapter 4. और इसकी statement ये है, a ball is thrown from the ground into the air at a height of 9.1 meter. The velocity is observed to be vi equals 7.6 I plus 6.1 j. जो चीज़ें हमने फाइंड करनी हैं उनमें पहली है टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल द बॉल राइज। तो हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज़ मैक्सिमम हाइट, एंड द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज़ व्हाट विल बी द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, जो कि रेंज है। तो दूसरी चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी है वो रेंज है। एंड द थर्ड थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इज़ व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल द इंस्टेंट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो तीसरी चीज़ हमने बॉल की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिस वक्त वो ग्राउंड से टकराता है। तो ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और मैंने इस प्रोजेक्टाइल के लिए एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है। और अब अगर हम डाटा की तरफ जाएं तो याद रखें जो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं उन फार्मूलाज को हमने ये समझ के ड्राइव किया था कि हम प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से लॉन्च करते हैं और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एंगल हमारे पास मौजूद है। लेकिन इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं है, जो इस तरफ इशारा करता है कि आपको सिर्फ फाइनल फार्मूलाज नहीं याद रखने बल्कि वो सारा प्रोसेस समझना है जिसमें हमने वो फार्मूलाज ड्राइव किए थे। क्योंकि वो जो फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे वो सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग का वे था कि हम किस तरह इन फार्मूलाज को ड्राइव करते हैं किसी एक सिचुएशन में। लेकिन हमारे पास सिचुएशंस मुख्तलिफ हो सकती हैं और यही बिल्कुल इस प्रॉब्लम में हो रहा है। अब हम देखें कि इसमें क्या होता है। हमें यह बताया गया है कि प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड से 9.1 मीटर की बुलंदी पे होता है, यानी फ़र्ज करें कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट का फासला ग्राउंड से 9.1 मीटर है। 9.1 मीटर जब वो इस बुलंदी पे होता है तो इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, vi इक्वल है 7.6 I यूनिट वेक्टर प्लस 6.1 j यूनिट वेक्टर। तो ये उसकी वेलोसिटी है किस पॉइंट के ऊपर, जब वो इस पॉइंट के ऊपर होता है। देखिए अब हमें उसके जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है उसकी वेलोसिटी नहीं दी हुई, बल्कि किस पॉइंट की दी हुई है, जब वो पहले ही 9.1 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका है। और हमें ये कहा गया है कि आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है और मैक्सिमम हाइट जो है वो ये वाला पॉइंट है, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट करते हैं जिस पॉइंट का डिस्टेंस हमें दिया गया है, यानी जो हमें बताया गया है कि ये 9.1 मीटर है। तो अब हम इस पॉइंट के ऊपर जब कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा फ़र्ज़ करें y प्राइम बन गया और ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम x प्राइम बन गया। और अगर जब हमने इस पॉइंट को अब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन ले लिया है तो ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हमें ये वेलोसिटी दी हुई है, यानी उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों दिए हुए हैं। तो अब अगेन हम बिल्कुल वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं जो हमने ओरिजिनली
थ्योरी के टॉपिक्स के अंदर हाइट और रेंज को ड्राइव करने के लिए किए थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इस पॉइंट के ऊपर हमें इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई हैं और हमें ये पता है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाता है। यानी इस पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि जो वी एफ वाई है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके पहले वो टाइम कैलकुलेट करते हैं जो प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में लगता है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, तो ये मैं पार्ट ए को सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई माइनस जी टी, और वी एफ वाई जो है वो इस फाइनल पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टी आएगा वो इक्वल आएगा वी आई वाई डिवाइड बाई जी, और वी आई वाई जो है अब इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की इस पॉइंट के ऊपर, और वो गिवन है हमारे पास 6.1 मीटर्स पर सेकेंड। तो हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये बनेगा 6.1 डिवाइड बाई जी एस 9.8। तो हमारे पास जो टाइम की वैल्यू आती है वो आती है 0.62 सेकेंड्स। यानी जो इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से ऊपर जाने में टाइम लगता है, ये मैक्सिमम हाइट तक ये कितना है, 0.62 सेकेंड है। तो अब हम वर्टिकल हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, यानी हम ये वाला फासला कैलकुलेट कर सकते हैं। और चूँकि ये वाला फासला जो है ये वही फासला है जो उसने कैलकुलेट करना है टाइम टी में, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है जो 0.62 सेकेंड है। तो मैं अगर इस फासले को डेल्टा वाई प्राइम कहूँ, तो अब मेरे पास जो डेल्टा वाई प्राइम है वो किसके इक्वल आएगा, वाई प्राइम माइनस वाई एफ प्राइम माइनस वाई आई प्राइम इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब वी आई प्राइम जो है वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इस पॉइंट के ऊपर लिया हुआ है, और इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल डिस्टेंस है वो ज़ीरो है, क्योंकि यही तो हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पे ये वी आई जो वाई आई है प्राइम ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो वाई एफ प्राइम है ये अब डेल्टा वाई के इक्वल बन जाएगा। ये इस ओरिजिन से इस फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस है। तो जो डेल्टा वाई प्राइम है वो सिंपली क्या बन जाएगा, वाई एफ प्राइम के। तो हमारे पास यहाँ से डेल्टा वाई प्राइम, जिसको हमने वाई एफ का प्राइम कहा है, तो ये डेल्टा वाई प्राइम इक्वल होगा वी आई वाई। अब वी आई वाई हमने इस पॉइंट के ऊपर हमें मालूम है जो 6.1 है, तो ये बनेगा 6.1 मल्टीप्लाइड बाई टी जो हमने कैलकुलेट किया है 0.62 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 9.8 टाइम्स टी स्क्वेयर्ड यानी 0.62 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई प्राइम आता है, जो कि ये वाला फासला है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। सही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें उसकी हाइट चाहिए, और वो हाइट चाहिए हमें उसकी जो इस पॉइंट से लेके ग्राउंड तक है, जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमें ये चाहिए। और अगर हम इस हाइट को लेना चाहते हैं तो ये आप हाइट देखें, ये सिंपली यही नहीं है जो हमें गिवन है, यानी ये 9.1 प्लस डेल्टा वाई। तो आप डेल्टा वाई इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लें, और हाइट के लिए अब आप क्या करेंगे, h इक्वल्स 9.1 प्लस डेल्टा वाई प्राइम। सही है, तो ये अब हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, और ये वैल्यू आती है हमारे पास 11 मीटर। 11 मीटर। तो जो हमारे पास हाइट आई है वो मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल गेन करता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैंने एक्स वाई का नाम दिया है, वो 11 मीटर है। तो अब आपने देखा कि इसमें ट्रिक क्या था कि हमें जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसके हिसाब से जो वैल्यूज़ थी वेलोसिटी की वो नहीं दी हुई थी, बल्कि किसी एक हाइट के पॉइंट के ऊपर दी हुई थी, जो इस केस में 9.1 मीटर के फासले पे है, वर्टिकल फासले के ऊपर। तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जो
प्रॉब्लम है फिज़िक्स में वो ऐसा नहीं है कि आपने एक फार्मूला ड्राइव कर दिया और फिर आप उस फार्मूला को रट्टा मार लेंगे और हर प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगा, नहीं। बल्कि आपको वो जो आप फार्मूला ड्राइव करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि वो फार्मूला हमने कैसे ड्राइव किया है। और हर प्रॉब्लम जो आपके पास आता है उसमें आपको सोचना पड़ता है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। जैसे मैंने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो हमें ये पूछता है कि व्हाट विल बी द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, कि जो टोटल बॉल हॉरिजॉन्टल फासला कवर करेगा यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कवर करेगा वो क्या है। और इसी फासले को तो हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं। यानी अब हमें उसकी रेंज चाहिए। और रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज के लिए हम यूज़ ये करते हैं कि हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये पार्ट बी है, तो रेंज होगी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम्स VIX। ये वो फार्मूला है जो जहाँ से हमने रेंज का फार्मूला ड्राइव किया था। लेट मी एक्चुअली गो बैक अप एंड शो यू कि हमने रेंज का फार्मूला कैसे ड्राइव किया था। ये फार्मूलाज हमने रेंज के ड्राइव किए थे और ये वाले फार्मूलाज अगर आप देखें तो इनिशियली मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ करके उनको ड्राइव किया था। सो दिस इज़ दी मेन फार्मूला जिसको हम यूज़ करके रेंज निकालते होते हैं। तो अगर हम इस फार्मूला के लिए देखें तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, यानी हमारे पास टोटल टाइम नहीं है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें वो इस ओरिजिन से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे आके दोबारा अपने टारगेट को हिट करता है। ये टाइम हमें चाहिए इसमें, ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है जो इस केस में हमारे पास नहीं है। और हमने ये टाइम ऑफ फ्लाइट अब गिवन इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट करना है। और ये जो VIX है, अगेन ये VIX भी वो इनिशियल वेलोसिटी है जो इस पॉइंट के ऊपर होती है। लेकिन इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो VIX है वो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती। दूसरे अल्फाज में जो VIX यहाँ पे होनी चाहिए थी वही VIX इस पॉइंट के ऊपर भी होगी। और इस पॉइंट के ऊपर जो VIX है वो हमें दी हुई है जो 7.6 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है VIX अब हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और हमने इस गिवन डेटा से अब किसी तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना है ताकि हम रेंज को कैलकुलेट कर सकें। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब अगर आप देखें तो हमने पार्ट ए में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर ली है और मैक्सिमम हाइट जो आई है हमारे पास वो 11 मीटर आई है। तो अब अगर हम ये सोचें कि फ़र्ज़ करें हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है, तो इस पॉइंट से नीचे आने में जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 11 मीटर है। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम उस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करें तो हमें इस फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस पॉइंट के ऊपर हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है वो 0 होती है और उस वेलोसिटी को हमने VF कहा था। ये VF हमने उस सूरत में कहा था जब हम ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से लॉन्च करते हैं। तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी VI हो गई थी और इस पॉइंट वाली उसकी वेलोसिटी जो थी वो VFY थी, जो हमने कहा था 0 है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन ही इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हो तो जो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट से अगर हम मोशन को स्टार्ट करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की VIY है वो 0 होगी, VFY 0 नहीं होगी। तो इस केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है तो जो VIY है वो 0 होगी, तो VIY 0 होगी। और जो डेल्टा Y है जो उसकी हाइट है वो 11 मीटर है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं जो प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में लगेगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताएगी डेल्टा Y जो कि उसकी हाइट के इक्वल है, जो हमने कैलकुलेट की है 11 मीटर, ये इक्वल होता है VIY टाइम्स T माइनस हाफ GT स्क्वायर। सही है। और VIY को मैंने अभी आर्ग्यू किया है कि ये 0 के इक्वल है, क्योंकि उस मैक्सिमम हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास हाइट इक्वल्स माइनस GT स्क्वायर आ जाएगा। और अब अगर हम देखें तो इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट किया है। मैं अगेन अब कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगाने लगा हूँ इसी पॉइंट के ऊपर। लेट मी एक्चुअली चेंज द कलर, तो लेट मी यूज़ दिस पर्पल कलर।
तो अब मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस पॉइंट के ऊपर है। नो यू कैन नॉट सी दिस, लेट मी चेंज द कलर अगेन एंड लेट मी सी विच कलर आई कैन यूज नाउ। तो लेट मी यूज देयर इज नो गुड कलर, which color I should go for. Let me use this one. No, this one is not good, let's use this one or this one. Okay, so अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस पॉइंट के ऊपर ड्राइव करने लगा हूं। ये मेरा पॉजिटिव वाई अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये पॉजिटिव एक्स टुवर्ड्स राइट है। अब अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव वाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है तो उसने नेगेटिव वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया है। तो असल में जो एच है वो -h हो जाएगा, यानी ये -11 मीटर आ जाएगा। तो इस केस में ये इक्वल आएगा -11 इक्वल्स -12 g t²। सही है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो t² है इधर से, बल्कि t जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स 11 डिवाइड बाई g, जो कि 9.8 होता है, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये जो टाइम है ये इक्वल आता है 1.5 सेकेंड। तो अब मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया है जो प्रोजेक्टाइल को इस मैक्सिमम हाइट से इस पॉइंट तक आने में लगता है जहाँ पे वो दोबारा ग्राउंड से टकराता है, और ये टाइम आया है 1.5 सेकेंड। लेकिन हमें क्या चाहिए रेंज के लिए, इस फार्मूला के लिए हमें चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप इस डायग्राम के ऊपर देखें प्रोजेक्टाइल की, तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक जब वो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है और दूसरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो टाइम उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा वो आधा टाइम है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो यहाँ पे ये जो t है, ये जो t है ये किसके इक्वल है? टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड्स, यानी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। और अब हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, तो ये जो हमने फार्मूला लिखा था ये वाला फार्मूला, इससे रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो VIX है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 7.6 है। तो जब आप यहाँ से अब इस फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज़ टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की, तो ये 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 सेकेंड, तो ये आता है 22.8 मीटर्स। तो जो प्रोजेक्टाइल की रेंज आती है वो 22.8 मीटर है, और ये रेंज जो है ये वाला डिस्टेंस है इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, ये जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया। तो ये सेकेंड पार्ट था। आपको लग रहा होगा काफ़ी हार्ड है, ठीक है, बट द थिंग इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू प्रूव कि आपको सोचना पड़ता है जो गिवन डेटा है, जो गिवन प्रॉब्लम है, उसको लेके कि हमने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास फाइनली एक और चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है, और वो है फाइनल वेलोसिटी, जिससे ये इस पॉइंट से टकराता है। सही है, और इस पॉइंट से टकराने का अब हम फाइनल वेलोसिटी लेनी है, तो इसका मतलब है हमें फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए और फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगेन हम कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि हम जिस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड में वही होती है। ये मैंने बात आपको बताई थी जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो में। तो हम लेकिन डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होती है, यानी इस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड में तो उतनी ही होती है लेकिन डायरेक्शन में डाउनवर्ड होती है। तो हम कम से कम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि हम यूं कर लेते हैं कि हम उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो आसान है। यानी हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट से उसकी इस पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। एक दफ़ा हम ये कैलकुलेट कर लें तो फिर हम जो फाइनल वेलोसिटी जो टोटल वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ, मैं ये यूज़ करने लगा हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने लगा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है उसके बराबर है। और इसके लिए मैंने अभी आपको आर्ग्यू किया कि ऐसा क्यों होता है, और ये मैंने लास्ट वीडियो में जब थ्योरी पढ़ाई थी तब भी बताया था। तो अब मेरा तरीकाकार ये है कि मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करना चाहता हूँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है VFY इक्वल्स VI माइनस GT। सही है, अब मेरे पास टाइम भी है जो वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में लेता है, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया कितना है 1.5 सेकेंड है, जो ये मैंने कैलकुलेट किया।
और इस पॉइंट के ऊपर मुझे पता है कि वी एफ वाई जो है वो 0 होती है, तो मैं वी आई वाई कैलकुलेट कर सकता हूँ और ये वी आई वाई जो है ये इसी पॉइंट के ऊपर वी एफ वाई के बराबर होती है। तो जब मैं अब ये करूँगा तो पार्ट सी के लिए अब मैं ये कर रहा हूँ कि वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई माइनस जी टाइम्स टी। वी एफ वाई 0 है तो वी आई वाई जो है ये इक्वल आ जाएगा जी टी के, और जी जो है ये 9.8 है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैलकुलेट किया है ये 1.5 है, और इसकी जब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो ये वैल्यूज़ आती हैं 15 मीटर्स पर सेकंड, 15 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, लेकिन मैंने आर्ग्यू ये किया था कि जो वी आई वाई है, जो वी एफ वाई है, वी एफ वाई वो नेगेटिव है वी आई वाई के, यानी हमारे पास जो वी एफ वाई है वो -15 मीटर्स पर सेकंड आएगी। तो ये मेरे पास वी एफ वाई की वैल्यू आ गई। तो अब मैं टोटल फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जो वी एफ है वो किसके इक्वल आएगा, वी एफ एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वी एफ वाई स्क्वेयर्ड, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो वी एफ एक्स जो है वो वी आई एक्स के इक्वल होता है, और वी आई एक्स जो है वो हमारे पास गिवन था कितना, 7.6। तो ये बनेगा 7.6 स्क्वेयर्ड, 7.6 स्क्वेयर्ड प्लस -15 स्क्वेयर्ड होल स्क्वायर रूट। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या आएगी हमारे पास, ये आती है, कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगी इसकी। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे बेशक लिख लें, इसको आप कैलकुलेट कर लें कि ये क्या आती है इसकी मैग्नीट्यूड, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में बनेगी 7.6 आई यूनिट वेक्टर -15 जे यूनिट वेक्टर, और इस सारे के यूनिट्स जो होंगे वो मीटर्स पर सेकंड होंगे, क्योंकि ये वेलोसिटी है, तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म बनती है। अब मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ। अब एक फाइनल चीज़ रह गई है, और वो एंगल है कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या बनाएगी। मैं इसको फाई एफ का नाम देता हूँ। तो ये होता है tan इनवर्स वी एफ वाई डिवाइड बाई वी आई वाई। तो ये बनेगा tan इनवर्स -15 डिवाइड बाई 7.6। तो जब आप ये एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है -63 डिग्रीज। -63 डिग्रीज का क्या मतलब है, ठीक है, जब आप एंगल पॉजिटिव लेते हैं तो उसका मतलब होता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो -63 का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी अगर मैं क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करूं, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 63 डिग्रीज विद माइनस साइन, यानी अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर करते हैं। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वी एफ वो इस डायरेक्शन में होगी, और वो हम देख भी सकते हैं इस डायग्राम से। अगर हम वापस आएँ तो इस डायग्राम में जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वी एफ। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये जो एंगल है ये कितना है अब 63 डिग्री विद द माइनस साइन। तो फाइनल उसकी डायरेक्शन ये है, और ये हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम से। तो ये काफ़ी मुश्किल प्रॉब्लम था, लेकिन मैं इसको करना चाह रहा था ताकि आपको पता चले कि जो फार्मूलाज हम ड्राइव करते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, वो मेमोराइज करने के लिए नहीं होते कि उसी के रिलेटेड सारे सवाल आएंगे और आप हल कर लेंगे। नहीं, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। प्रॉब्लम आपको फिर से जो इनिशियल डेटा होता है, यानी वो जो हमारे पास शुरू से मौजूद है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप उन्हीं को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने उनको यूज़ कैसे करना है। फाइनल फार्मूलाज को याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कुछ सूरतों में फ़ायदा होता है, लेकिन जनरली हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए।